एसएसपी सिंह साहब, मैं आपसे मेरा प्रश्न जो संजय जी साहब, मैं आपसे पूछ ले रहा हूं। आप बिहार की पृष्ठभूमि से आते हैं, बिहार को समझते हैं। 2015 में जब नीतीश जी मतलब शपथ ले रहे थे, तो मैं बिहार गया था। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उस समय मंच पे लालू, अब केजरीवाल साहब को दिक्कत थी लालू जी से हाथ मिलाने में भी। उनको लगता था और कि एक पब्लिक पोस्चर लिए हुए हैं कि लालू जी बहुत भ्रष्ट हैं। आज वो रीच आउट कर रहे हैं, आज वो रीच आउट कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के पास आज। और जो उद्धव ठाकरे जो पार्ट एंड पार्सल ऑफ उस अघाड़ी है जहां पे कांग्रेस और एनसीपी है, और उसके बिल्कुल मजबूती से, वहां अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई दी है। महाराष्ट्र, अरे बिहार के महागठबंधन में तेजस्वी यादव से जाके मिल रहे हैं। ये क्या डर की वजह है कि अगर सब लोग एक जगह नहीं रहेंगे तो बीजेपी जिस तरह से हमला बोली है, और वो केवल एक पार्टी नहीं सारी पार्टीज के ऊपर बोली है, उसका कारण है, या एक मन में एक आया है कि नहीं सबसे मिलना जुलना चाहिए, सब लोग अच्छी, दोनों में से क्या कारण आपको ज्यादा लग रहा है? प्रोफेसर शीतु। धन्यवाद आनंद भाई। देखिए, पहली बात तो राजनीति करने वाले जो भी होते हैं उनका एक उद्देश्य होता है। नैतिकता की बात या नैतिकता की राजनीति को लेकर के वो कोई राजनीति नहीं करते हैं। और राजनीति में सत्ता की राजनीति होती है, सत्ता में भय भी, लोभ भी, ये सब कुछ होता है। अब रही बात कि प्रारंभ से अगर आम आदमी पार्टी का दृष्टिकोण देखेंगे कई पार्टियों के प्रति, तो निश्चित रूप से कुछ और था। आज अगर ये स्थिति बन रही है तो उसके पीछे उनके अपने दृष्टिकोण भी हैं, और बदलता हुआ जो समीकरण है ये भी है, डर भी है। ये तो तय है कि देश की जो राजनीति की स्थिति है, तो भारतीय जनता पार्टी और जो उनके पीछे हिंदुत्ववादी ताकतें हैं वो तो डर पैदा कर ही रही हैं, विपक्षी पार्टियों में भी और तमाम नागरिक समाज के लोगों पर, या जो भी सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं उन्हें डराने धमकाने की कोशिश चल रही है। और उसी में तमाम सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी अगर कुछ हुआ है तो उसका भी हिस्सा है। ये अलग बात है कि नीतियों को लेकर के सवाल उठ सकते हैं, लेकिन जो कुछ अभी हो रहा है, जिस रूप में हो रहा है, तो निसंदेह उसको उसी राजनीति का, डर की राजनीति से कैसे विपक्षी पार्टियों को हम किनारे करें और जनता में उनकी छवि खराब करें। देखिए, मूलतः उद्देश्य ये है कि अगर सिसोदिया हो या कोई भी व्यक्ति किसी दल का हो, अगर उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सीबीआई कुछ करे, इनकम टैक्स का छापा हो, ईडी का हो, तो मूल उद्देश्य क्या है भारतीय जनता पार्टी का? कि जो भी प्रतिद्वंदी मैदान में आएगा उसकी छवि को जनता की नजरों में खराब कर दें, ताकि ये कहा जा सके कि देखिए आप किसे देखेंगे, किसे विकल्प चुनेंगे, ये तो सारे भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं। तो ऐसी स्थिति में कोशिश तो यही है। अब रही बात विपक्षी पार्टियों के पास क्या विकल्प होगा, ये तो तय है। मैं ये मान के चलता हूं कि जनतंत्र में अगर किसी दल विशेष को बहुत बहुमत देंगे तो बहुमत की एक प्रकार से तानाशाही की संभावना बढ़ेगी। विपक्ष अगर कमजोर होगा तो निसंदेह जो है वो अधिनायकवादी प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, ये इसमें कोई डाउट नहीं। ये सब थियोरेटिकली प्रूव्ड मैटर हैं। अब रही बात कि भारतीय राजनीति में निसंदेह क्रमशः 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हो गई। पहले एक दल की बहुमत की सरकार बनी, यद्यपि एनडीए है लेकिन है तो वो एक दल की ही सरकार। फिर उसके बाद 19 के चुनाव में और अधिक जो है संख्या की दृष्टि से वो मजबूत हो गए। तो निसंदेह, और दूसरी तरफ बिखराव है अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के अपने अपने हित हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में नहीं रही। तो ये सारे कारक ऐसे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक डर तो सताता रहता है, क्या कभी अगर ये मजबूत हो गए, ये अगर मिल गए, कोई ऐसा गठबंधन बन गया जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियों के बिखरे हुए मतों को अगर इकट्ठा कर लिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी को हराना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जो मतों का प्रतिशत उनके पास, अब जान लीजिए अब तक जो भी कम से कम एक दल की सरकार रही, कांग्रेस की जब भी, और यहां तक कि जनता पार्टी की, तो उनका जो मत प्रतिशत था वो तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा था। तो वो ये मान के चलते हैं कि ये मत प्रतिशत उसे सुरक्षा कवच प्रदान नहीं कर सकता है, वो हार सकते हैं।
दूसरी तरफ ये बिखराव अगर बना रहे, चाहे किसी को डरा करके, किसी को लोभ प्रलोभन या कुछ और दे लेके, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि बिखराव का उनको फायदा मिले। समाज को तो बांटने की जो प्रवृत्तियां वो चल रही हैं और जो कोशिशें चल रही हैं वो चल रही हैं। तो इसी क्रम में एक सवाल बहुत सीधा है कि आखिरकार क्या भ्रष्टाचारी जो भी नेता है, चाहे किसी दल में, लेकिन वो क्या हो गया? मेरे ख्याल में शशि जी का शायद फ्रीज, आप लोग को आवाज आ रही है शशि जी की? मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? नहीं, अब आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। तो ये तय है कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं वो विपक्षी पार्टियों में हैं, चाहे आम आदमी में हो या किसी अन्य पार्टी में। दूसरी बात कि जो भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी विपक्षी पार्टी से चला जाए तो फिर वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाता है ना। जैसे गंगा में लोग पहले स्नान कर लेते थे और उन्हें लगता था कि सारे पापों से वो मुक्त हो गए। तो वैसी स्थिति में ये हालात बनाने की ये कोशिश है, लेकिन लोग भी समझते हैं कि देखिए भ्रष्टाचारी हर दल में है। अगर भ्रष्टाचार भारतीय राजनीति में है तो भारतीय जनता पार्टी में भी, बल्कि जिसकी संख्या जितनी ज्यादा होगी वह भ्रष्टाचारियों की संख्या उतनी ज्यादा होगी। बल्कि कई भ्रष्टाचारी अन्य दलों से भारतीय जनता पार्टी में गए सिर्फ इसलिए कि वो भ्रष्टाचार के जो भी उनके ऊपर आरोप हैं उससे मुक्त हो जाएंगे। बहुतों को भ्रष्टाचार के नाम पे डरा करके उन्होंने विपक्षी एकता में बाधा पैदा करने, आप जानते हैं कई पार्टियां बहुत डरी हुई हैं। अब उत्तर प्रदेश में मायावती की बात कर सकते हैं। तो ये भी तय है कि इसके कारण जो है भारतीय जनता पार्टी, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपने को 2024 के लिए बहुत आश्वस्त मानती तो निसंदेह इस प्रकार की हरकत नहीं करती। लेकिन अगर वो ऐसा कर रही है तो उसके पीछे विपक्षी पार्टियों में एकता नहीं हो, विपक्षी पार्टियों के नेता की छवि जनता की नजरों में खराब की जाए और तमाम ऐसी कोशिश हो इसमें साम दाम दंड भेद, ताकि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी दिखे और ऐसा लगे कि इसका कोई विकल्प नहीं है। तो ये कोशिश है। अब रही बात विपक्षी पार्टियों के पास क्या चुनौती है, क्या उनके पास अवसर हैं, तो उसमें तो देखने की आवश्यकता है। यद्यपि उनके अपने अपने हित हैं अलग अलग राज्यों में, जो जहां मजबूत है वो दूसरे को, वो भी नहीं चाहता कि कोई प्रतिपक्षी दल वहां मजबूत हो जाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस पार्टी किसी प्रकार से मजबूत हो जाए। निसंदेह जो है यही रुकावट है। जब आप अपने विपक्षी पार्टियों में भी चाहेंगे कि एक साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हम परास्त करने की कोशिश तो करें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अन्य विपक्षी दल, जो भारतीय जनता पार्टी का तो विपक्षी दल है लेकिन उस राज्य में उनका भी प्रतिद्वंदी के रूप में उभर सकता है, तो उनके साथ समझौता करना, किसी भी राजनीतिक रूप से गठबंधन बनाने की कोशिश करना, वो एक मानसिक रुकावट भी है। इस बात को भी समझने की जरूरत है। तो निसंदेह मुझे लगता है कि जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने को आश्वस्त ना पा करके वो तमाम तरह की जो सरकारी एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग भी कर रही हैं, आगे भी करेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। दुख इस बात का है कि जनतांत्रिक व्यवस्था में अगर सरकारी एजेंसियां किसी पार्टी की ब्रांच बन करके रह जाए, एक्सटेंडेड ब्रांच हो जाए, वो देश के लिए बहुत दुखद है, जनतंत्र के लिए बहुत दुखद है और यही अधिक चिंता का विषय है। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी के नेता गिरफ्तार हो गए, वो हो सकता है कि उसको आप किसी और नजर से देख सकते हैं। चिंता का विषय वो उतना नहीं है जितना कि अगर यही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जारी रही तो विपक्षी एकता को भी नहीं एक होने दो, यानी विपक्ष में एकता नहीं होने दो, और जनता के पीठ में भी जो जो विभाजन है धर्म के नाम पे या अन्य प्रकार के विभाजन, और इसका वो फायदा लेना चाहती है, लेने की कोशिश कर रही है और आगे भी कोशिश करेगी। यही दुख का विषय है और चिंता का भी विषय है। इसलिए जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सेदारी करते हैं, हम और आप जो सामान्य बुद्धिजीवी होने का दावा करें या शिक्षक बने या पत्रकार बने, आमतौर पे डायरेक्ट वो पॉलिटिक्स में वोट की राजनीति में नहीं उतरते हैं। तो सामान्यतः वो उनके विचार तो मायने रखते हैं, लेकिन वो उनके पास न कोई संगठन होता है, न उनके पास कुछ इस प्रकार की स्थिति होती है कि वो लोगों तक बहुत तेजी से पहुंच करके उनको प्रभावित कर सकें। तो इसमें तो भूमिका तो पॉलिटिकल पार्टी की है। इसे डेमोक्रेसी को बचाने की जिम्मेदारी में पॉलिटिकल पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हैं, विपक्ष में हैं, उनको सोचने की जरूरत है। अन्यथा एक एक करके सारे मारे जाएंगे
और जब सारे मारेंगे, आप जानते हैं कि हिटलर के राज में क्या हुआ था। वो आएंगे तो ट्रेड यूनियन के लीडर को उठा के ले जाएंगे, वो आएंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर को उठा के ले जाएंगे, और बाकी लोग तमाशबीन रहेंगे। तो अंत में वो आएंगे, हमें और आपको भी उठा के ले जाएंगे, और फिर कोई नहीं बचेगा। तो ये स्थिति है और इसको समझने की भी जरूरत है। राजनीतिक पार्टियों को पूरी गंभीरता से देश के समक्ष और लोकतंत्र के समक्ष इस चुनौती को समझना चाहिए और अपने ऐतिहासिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, अपने छोटे मोटे क्षुद्र और छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर। जी शशि भाई साहब, आपके पास आ रहा हूं और बहुत स्पेसिफिक सा क्वेश्चन है। सर्वेश जी चले भी गए हैं और मेरे ख्याल में मैं इसलिए, देखिए हम लोग का क्वेश्चन कोई डिबेट नहीं होता है, ये डिस्कशन होता है, अपने अपने वो कहना है। सर्वेश जी यंग हैं और वो कैसे बोल सकते हैं, मैं उनकी समस्या भी समझता था, इसलिए मैंने कई लोगों को लग रहा था कि उनको पिन करिए, उनको उनसे पूछिए क्या पूछे उनका। लेकिन मुझे ये लग रहा है शशि भाई कि ये जो ब्रजेश जी कह रहे हैं, मैं थोड़ा उससे सहमत नहीं हूं। किसी जगह अब देश जहां पे खड़ा है, ये सब बातें तब होती हैं जब 10 साल का इलेक्शन है। ये बहुत सी चीजें जो हमको और आपको लग रही हैं, जो पॉलिटिकली हम लोग की स्टेक्स नहीं है, जब हमको आपको ऐसा लग रहा है कि 2024 के बाद बहुत ही चेंज हो जाएगा पॉलिटिक्स में, इलेक्शन के उस सिनेरियो में, उस समय इन पार्टीज को भी लग रहा है। तो एक तरह से मुझे एक बार बार लगता है ये अंतिम चुनाव है। तो अगर आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि नहीं, मैं अलग होके और अपना कुछ एक वजूद कर लूंगा, तो 2024 के बाद ये चुनाव का मतलब ही नहीं रह जाएगा। एमसीडी में देख तो लिए, आपकी पंजाब में इतनी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ आपकी वो है, वो पंजाब का गवर्नर आपके सदन ही वो विधानसभा ही नहीं आहूत करेगा, जो करना है कर लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रियलाइजेशन आ जाएगा या कल आएगा, समय रहते आएगा, लेकिन ये रियलाइजेशन तो आएगा ही आएगा। शशि भाई, आपसे भी मैं जरा समझना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कर्नाटक इलेक्शन विल डिसाइड कि ये किस करवट जा रहा है। जी देखिए, एक बात तो तय है कि आम आदमी पार्टी की जो अपनी एक प्रकार से जिसको आप कहिए कि उनके सामने जो एक सवाल है, वो विस्तार तो करना चाहते हैं। पूरे भारत में एक मजबूत राजनीतिक पार्टी के रूप में वो आगे आना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है। 2014 का चुनाव हुआ था और जिस प्रकार से उन्होंने 400 सीटें, अब देख लीजिए किस प्रकार का ब्लंडर भी किया था, 400 से अधिक सीटों पर उन्होंने चुनाव में मैदान में उतार दिए कैंडिडेट। तो एक तो उनकी ये इच्छा है। दूसरी तरफ उनका प्रॉब्लम जो ब्रजेश भाई बता रहे थे कि पंजाब है या दिल्ली है, निस्संदेह वो वहां अपनी जमीन को हर हालत में और अपने सपोर्ट बेस को बनाए रखना चाहेंगे, और वहां उन्हें लगेगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उनके रास्ते में है ना। तो आपने देखा होगा कि गुजरात में भी वो लगातार कांग्रेस पर बहुत ज्यादा अटैक कर रहे थे, और वो अटैक क्या कर रहे थे, कांग्रेस को वोट देना बेकार है, कांग्रेस को वोट मत दीजिए, कांग्रेस तो फिनिश हो रही है, इससे वो वोट आम आदमी पार्टी को दीजिए। इसका मतलब है कि उनकी साफ कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी के जो भी वोट बैंक हैं, उस परंपरागत वोट बैंक को किसी प्रकार से अपनी ओर वो खींच लें। तो मुझे तो लगता है कई बार ऐसा भी कि भारतीय जनता पार्टी से अधिक प्रबल प्रतिद्वंदी वो कांग्रेस को कई जगह मान लेते हैं, और ऐसी स्थिति में उनकी कोशिश होगी कि वो एक बार कांग्रेस को अगर वहां से फिनिश कर देंगे तो निस्संदेह भविष्य में वो सत्तारूढ़ पार्टी बनने की कोशिश करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भी परास्त कर सकते हैं। अब रही बात की ये जो दोनों स्थिति है ना, यही रुकावट का भी काम करेगी। ठीक है कि पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी को अपनी बार्गेनिंग क्षमता बढ़ाने के लिए उनके पास दिल्ली या पंजाब या कुछ और जगह जो उनके अपने वोट बैंक होंगे जिसको वो बनाए रखें, और सीट अगर बन जाए तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं, तो उससे वो अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। निसंदेह अगर आप पंजाब में कांग्रेस उनसे कुछ मांगने की कोशिश करे तो कहेंगे नहीं, किस बात के लिए, हमारे पास तो 93 और समथिंग सीट है। उसी प्रकार से दिल्ली में अगर उनसे मांगने की कोशिश करेंगे, कहेगा कि भाई हमारे पास तो 62 सीट है, एमसीडी में भी हमने 134 सीट लेकर के दिखा दिया, मेयर भी हमारा है। तो बार्गेनिंग में होता क्या है कि आप देना नहीं चाहेंगे और फिर चाहेंगे कि फिर भी समझौता हो जाए ताकि हमारे जो मत कुछ बढ़ सकते हैं, अगर वहां पे वो सपोर्ट मिल जाए तो हम अपनी स्थिति को और मजबूत कर लें। यही डायलेमा है, और इसी डायलेमा के कारण जो है मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी बहुत आसानी से इस प्रकार के, खास करके कांग्रेस के साथ किसी गठबंधन में जाने से बचेगी। और यही सवाल अगर आम आदमी
पार्टी के प्रवक्ता हो या कोई भी नेता हो, उनसे आप जब करेंगे तो मन से बचने की कोशिश करेंगे। कि कांग्रेस से पूछिए, भाई कांग्रेस या कोई भी दल का गठबंधन होगा जब दोनों गठबंधन चाहेंगे तभी होगा। कांग्रेस गठबंधन चाहेगी और आम आदमी पार्टी गठबंधन नहीं चाहेगी तो गठबंधन कैसे हो जाएगा? इससे दोनों को आगे आना होगा और दोनों को कुछ जो है समझौता करना होगा। लेकिन कॉमन अगर कोई एनिमी है, दुश्मन अगर आप भारतीय जनता पार्टी को मानेंगे तब तो कुछ पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर दुश्मन आप एक दूसरे को मान रहे हैं तो निस्संदेह जो है आप जानते हैं कि दिल्ली में भी कांग्रेस से ही सत्ता छीनी थी इन्होंने, और जिस प्रकार से छीनी थी, और ये सब भी कहा था कि हम तो इतने दिन के अंदर शीला दीक्षित को जेल भेज देंगे, ये करेंगे, लोकपाल बना देंगे, लोकपाल आज तक नहीं आया, भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, सारी बातें। और सही और गलत वो अपनी जगह है, लेकिन सत्येंद्र जैन साहब भी जेल में हैं, सिसोदिया भी जेल चले गए हैं, और आरोप तो इसी प्रकार के हवाला हो या इस प्रकार के किकबैक या भ्रष्टाचार के मामले हो। तो निसंदेह पार्टी अपनी उस ईमानदार छवि को बचाने में कामयाब नहीं हुई है, क्योंकि आपने एक तरफ लोकपाल बनाया जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक संवैधानिक संस्था के रूप में काम करता, और दूसरी तरफ आप पे कुछ आरोप भी लग रहे हैं। तीसरी तरफ जो बातें उन्होंने पहले की, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं, सारी बातें धरी की धरी रह गई। और आज आप अगर सर्वे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी के पास क्या है और नहीं है, उनके नेताओं के पास। तो खैर ये अलग सवाल है। मैं ये जरूर कहूंगा कि कर्नाटका का जहां तक सवाल आप उठा रहे थे, कर्नाटका में अभी कोई समझौता होने की स्थिति आम आदमी पार्टी या कांग्रेस ही नहीं करना चाहेगी। सवाल यह है कि कांग्रेस कर्नाटका में आम आदमी पार्टी से किस आधार पर समझौता करे, उनके पास कितने वोट बैंक हैं, कितना वो बार्गेनिंग करने की क्षमता उनके पास है। तो अगर बार्गेनिंग होगी वो जेडीएस के माने जेडीएस के साथ होगी ना, कि भाई जो कुमार स्वामी है और देवगौड़ा की पार्टी है या कांग्रेस, तो भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता छीनी है, वहां से कब्जा किया है जबरन, जिसको छीना जब्ती कहते हैं ना। वहां उनको बहुमत तो मिला नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से बहुमत जबरदस्ती बनाया, तो मुझे लगता है कि कर्नाटका में कोई संभावना नहीं है आम आदमी पार्टी से। निसंदेह कांग्रेस बात नहीं करना चाहेगी, इस पर वहां बातचीत नहीं होगी। देखिए बातचीत तो वहीं होगी ना जहां जिसके जमीन को आप भी समझते हैं कि उससे आपको भी कुछ मजबूती मिल सकती है। कर्नाटका में कोई संभावना निकट भविष्य में बिल्कुल नहीं है। रही बात कि अन्य राज्यों में क्या स्थिति बनेगी, तो सवाल है कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी नहीं चाहेगी समझौता कांग्रेस के साथ, कर्नाटका में कांग्रेस नहीं चाहेगी समझौता। ये सारे जो हैं एक तरह से बहुत ही डाइसी सिचुएशन है और इसको समझने की भी जरूरत है। तो मुझे लगता है कि इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रख करके विपक्षी पार्टियों के बीच में क्या स्थिति बनेगी, और यही भाजपा की मजबूत स्थिति बनाए रखने के है ना एक प्रकार से उसके पक्ष में तर्क जाते हैं। धन्यवाद।